हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स में आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर के बारे में। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले तो हम ये मोटर का कंस्ट्रक्शन समझेंगे और उसका वर्किंग के कंसेप्ट सारे क्लियर करने वाले हैं और साथ ही साथ एग्जाम में हमें किस तरीके से लिख के आना है वो बातें भी करने वाले हैं। और ये जो वीडियो लेक्चर है उसकी पीडीएफ नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना। So I hope you are ready with your pen and paper. So without wasting much time, let us start this video. तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये जो हमारा मोटर है उसे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर क्यों बोलते हैं। तो उसके लिए हमें पता है कि किसी भी मोटर में दो मेन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है स्टेटर, जो रेस्ट पे होता है, बाहर का पार्ट होता है। उस पे कुछ वाइंडिंग की जाती है जिसे फील्ड वाइंडिंग्स बोलते हैं, तो ये बाहर का पार्ट है। ठीक है, उसके ऊपर फील्ड वाइंडिंग की गई है, ठीक है, कॉपर की। बाद में उसके अंदर हम एक रोटर रखते हैं, ये रोटर को हम आर्मेचर बोलते हैं और आर्मेचर पे कुछ वाइंडिंग करते हैं जिसको हम बोलते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, और यहाँ पे एक शाफ्ट अंदर फंसाया गया होता है, की के साथ लॉक किया गया होता है। ठीक है, इतनी बात हमें पता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी फील्ड वाइंडिंग है यानी स्टेटर की बाहर की वाइंडिंग है, उसको हम एक डीसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, जिससे करके इसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा बाहर की वाइंडिंग में, फील्ड वाइंडिंग में। और साथ ही साथ ये जो अंदर की वाइंडिंग है, रोटर की वाइंडिंग है यानी कि आर्मेचर की वाइंडिंग है, उसको भी हम प्लस माइनस वाला एक डीसी सोर्स से कनेक्ट कर देंगे, जिसके कारण इसमें से भी करंट फ्लो होना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि ये जो फील्ड वाइंडिंग है और ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है, दोनों को सेपरेटली अलग अलग डीसी सोर्स के साथ हमने कनेक्ट कर दिया, इसलिए इसे बोलते हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। तो आई होप बात समझ में आ गई होगी ये मोटर को क्यों ऐसा बोलते हैं। ठीक है, अब इसके कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर ये बाहर का जो येलो कलर का पार्ट है वो हमारा है फील्ड वाइंडिंग का। ठीक है, बाहर क्या है, फील्ड वाइंडिंग है, तो ये फील्ड वाइंडिंग है। ठीक, अच्छा, अब ये फील्ड वाइंडिंग को हमने किससे कनेक्ट किया है, डीसी सोर्स से कनेक्ट किया है। फील्ड वाइंडिंग को किससे कनेक्ट किया है, डीसी सोर्स से कनेक्ट किया है। बात समझ में आ गई। अब इसके अंदर कौन सी वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग है। तो ये आर्मेचर वाइंडिंग का एक ही हमने टर्न लिया है इजीनेस के लिए, समझने के लिए। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, हमने आर्मेचर वाइंडिंग ले लिया। आर्मेचर वाइंडिंग किस में रखा, फील्ड वाइंडिंग में रखा। ये हमारी फील्ड वाइंडिंग है, उसके अंदर आर्मेचर वाइंडिंग है। ये आर्मेचर वाइंडिंग को हमने कार्बन ब्रशेस के साथ कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे जो व्हाइट कलर का दिख रहा है कार्बन ब्रशेस है, वो कॉन्टेक्ट देने के लिए काम आता है। किसको, शाफ्ट को। ये हमारा जो शाफ्ट है, यहाँ पे ये शाफ्ट जो बनाया है उसको कांटेक्ट करने के लिए हमने कार्बन ब्रशेस बना दिए। और जो हमारी अंदर की आर्मेचर वाइंडिंग है, अंदर की आर्मेचर वाइंडिंग है, उसको भी हमने क्या दिया है, उसको भी हमने डीसी सप्लाई दिया है। यानी दोनों ही वाइंडिंग को अलग अलग डीसी सोर्स से कनेक्ट किया है, इसलिए इसे बोलते हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। अब यही डायग्राम को हम ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, दोनों डायग्राम एग्जाम में बना के आना जरूरी है। यहाँ पे हम देख सकते हैं पहला कौन सा वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग है। आर्मेचर वाइंडिंग को, ये आर्मेचर वाइंडिंग में आर्मेचर का कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो इसको रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर आर सफिक्स ए से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये जो शाफ्ट है उसको कार्बन ब्रशेस से हमने कनेक्ट कर दिया। ये जो शाफ्ट है कार्बन ब्रशेस से हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इसमें से आइए करंट फ्लो होगा आर्मेचर वाइंडिंग का, और साथ में हमने क्या रखा है, फील्ड वाइंडिंग का सर्किट डायग्राम बना के रखा है। फील्ड वाइंडिंग ये हमारी हो गई फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, ये फील्ड वाइंडिंग हो गई, उसको भी हमने फील्ड वाइंडिंग को भी किससे हमने कनेक्ट करके रखा है, डीसी सोर्स से। तो यहाँ पे हमने डीसी सोर्स लगा दिया। ठीक है, और यहाँ से फील्ड वाइंडिंग का आईएफ करंट प्लस से निकलेगा और माइनस में जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे दोनों वाइंडिंग के लिए हमने अलग अलग डीसी सोर्स कनेक्ट किए हैं, इसलिए इसे बोलते हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। ठीक है, अब इसका वर्किंग समझ लेते हैं। अब जब हम फील्ड वाइंडिंग को करंट देंगे, यानी बाहर के वाइंडिंग को जब करंट देंगे, ठीक है, तब क्या होगा, तब करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा वाइंडिंग में से। अब ऑर्स्टेड सर ने क्या बोला था, जहां करंट है वहां मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहां से करंट फ्लो हो रहा है तो ये वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम कैसे ढूंढेंगे, तो उसके लिए हम राइट हैंड रूल का यूज करेंगे। राइट हैंड रूल में हम क्या करते हैं, फिंगर को हम करंट की डायरेक्शन में कर्ल करते हैं, तो थंब हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता देगा। यहाँ पे ये कॉइल है, करंट ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये कॉइल है हमारी, करंट ऐसे जा रहा है, नीचे की साइड जा रहा है, फिंगर को कर्ल किया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया। उसी तरीके से यहाँ भी करंट ऐसे जा रहा है, कर्ल किया, ऐसे हो गया, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमें मिल चुका है, जो कि ये डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड यानी बी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये।
अच्छा, इसका मतलब क्या निकला, जो हमारा अंदर का वाइंडिंग है, आर्मेचर का वाइंडिंग है, आर्मेचर का वाइंडिंग है, वो किसमें मौजूद है, मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है। और साथ ही साथ आर्मेचर वाइंडिंग में से भी हम करंट पास करवा रहे हैं, उसको अलग से डीसी सोर्स से कनेक्ट किया है, यानी कि ये आर्मेचर वाइंडिंग में करंट है और ये करंट जो आर्मेचर वाइंडिंग में है वो किसमें प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड में है। तो जब भी करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट होता है तब करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है, ये बात हमें पता है। यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण, जिसने ये हमारा फील्ड वाइंडिंग ने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाई है उसके कारण ये जो हमारा आर्मेचर वाइंडिंग है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अब मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन हम कैसे ढूंढेंगे, तो उसके लिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स क्या बोलता है कि लेफ्ट हैंड लो ऐसे अरेंज करो म्यूचुअली परपेंडिकुलर तीन चीजों को, ठीक है। बाद में जो हमारा फर्स्ट फिंगर है उसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लगाओ, तो फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लगा दिया। मिडल फिंगर को अरेंज कर दो करंट की डायरेक्शन में, करंट ऊपर की डायरेक्शन में है तो हमने ऐसे अरेंज कर दिया। तो हमारा थंब जो है वो क्या बताता है, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। वापस एक बार, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर करंट की डायरेक्शन में जो कि ऊपर है, तो थंब बोर्ड के अंदर जा रहा है, यानी ये ब्रांच पे फोर्स जो है मैग्नेटिक फोर्स वो कहाँ लग रहा है, इनवर्ड लग रहा है, ठीक है, अंदर, ये ऐसे अंदर लग रहा है, ठीक है। उसी तरीके से ये ब्रांच पे अगर फोर्स की बात करें तो वापस से फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज किया, करंट नीचे है तो नीचे अरेंज किया, थंब बताया बाहर फोर्स का डायरेक्शन, तो ये इसे आउटवर्ड फोर्स लगा रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पे इनवर्ड लग रहा है, यहाँ पे आउटवर्ड लगा रहा है, तो यहाँ पे कपल ऑफ फोर्स क्रिएट हुआ तो टॉर्क शुरू हो गया, यानी कि ये अपना हाफ रोटेशन पूरा कर देगा। हाफ रोटेशन पूरा किया तो ऐसी ज्योमेट्री दिखेगी, ये डीसी साइड ये साइड आ जाएगी और ये हमारी सीडी साइड वो साइड चली जाएगी, ये पूरा पलट जाएगा, ये सीडी यहाँ आ जाएगा, सीडी यहाँ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी। अभी भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही है, ठीक है। ये ऐसे घूम के एक टर्न इसने पूरा कर दिया। वापस से इस पे हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, कैसे, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मिडल फिंगर करंट की डायरेक्शन, थंब अंदर, तो यहाँ पे भी इसको इनसाइड फोर्स लगने वाला है और यहाँ पे अगर हम अप्लाई करें तो फर्स्ट फिंगर ये करंट नीचे तो थंब बाहर, यानी यहाँ पे आउटवर्ड फोर्स लगने वाला है, यानी सेम फोर्स यहाँ पे लगेगा। यानी ये जो हमारा जो आर्मेचर कॉइल है, आर्मेचर वाला पार्ट, आर्मेचर कोर के ऊपर जो आर्मेचर कॉइल है वो रोटेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा मोटर काम करता है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे एक बैक ईएमएफ जनरेट होता है। एग्जाम में बैक ईएमएफ के बारे में लिख के आना जरूरी है। बैक ईएमएफ यानी क्या, वो समझ लेते हैं कि जैसे कि हमने पढ़ा था ट्रांसफॉर्मर वाले केस में कि प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, तो क्या होता था, यहाँ पे हम कुछ ईएमएफ देते थे या फिर करंट देते थे, तो क्या होता था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की हेल्प से यहाँ भी एक ईएमएफ जनरेट हो जाता था, करंट बनना शुरू हो जाता था, ये बात हमें पता है। तो यहाँ पे क्या है, बाहर हमारा फील्ड वाइंडिंग वो क्या कर रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, ठीक है। ये कॉइल है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से ये कॉइल में भी एक ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है, एक नया ईएमएफ जनरेट होगा। और ये ईएमएफ जनरेट होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, तो उसके लिए लेंस लॉ का हम यूज करते हैं। लेंस लॉ क्या बोलता है, जो भी कॉज होता है उसका ऑपोज करना है, ठीक है। यानी कि ये हमारा कॉज है, इसने इसमें ईएमएफ बनाया, तो ये जो अंदर ईएमएफ बन रहा है आर्मेचर वाइंडिंग में, वो आर्मेचर वाइंडिंग ईएमएफ का ऑपोज करेगा, ठीक है, ईएमएफ का ऑपोज करेगा। तो आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर जो ईएमएफ हमारा फील्ड वाइंडिंग बना रहा है और हमारा आर्मेचर वाइंडिंग उसका ऑपोज कर रहा है, उसे हम बैक ईएमएफ बोल देंगे। तो यहां से समझ लेते हैं, ये आर्मेचर वाइंडिंग में क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से इसमें क्या बना रहा है, एक ईएमएफ बना रहा है जिसका ये ऑपोज करेगा। ऑपोज कैसे करेगा, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ बना देगा, ठीक है, जिसे ईबी बोलते हैं। तो यहाँ पे ईबी बनेगा ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी करंट ऐसे फ्लो होगा, ऑपोज किया उसने, यानी ये हो गया हमारा माइनस, ये हो गया हमारा प्लस। शायद से बात समझ में आ गई होगी। बैक ईएमएफ यानी क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से फील्ड वाइंडिंग ने आर्मेचर वाइंडिंग में कुछ ईएमएफ इंड्यूस किया, जिसका आर्मेचर वाइंडिंग लेंस लॉ के हिसाब से ऑपोज करेगा। ऑपोज करता हुआ एक बैक ईएमएफ ऐसे बनाएगा, प्लस से माइनस जाएगा, जिसे बैक ईएमएफ बोल देंगे। आई होप बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन आएगा कि ये जो बैक ईएमएफ बन रहा है ऐसे, ठीक है, उसका वैल्यू कितना होगा। तो वैल्यू जानने के लिए हम हमारे आर्मेचर वाइंडिंग में बैक ईएमएफ बन रहा है तो वहां पे हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे। किरचॉफ वोल्टेज लॉ कैसे अप्लाई करते हैं, सबसे पहले तो हम
एक लूप कंसीडर कर देंगे, तो ऐसा क्लोज लूप कंसीडर कर लिया, ठीक है। बाद में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द डिवाइसेस का समेशन करके उसको 0 से इक्वेट कर देंगे, सिंपल सी बात है। अच्छा, तो यहां से ऐसे हमारा लूप का डायरेक्शन है माइनस से प्लस, यानी वोल्टेज गेन हो रहा है, यानी प्लस वी लिख लेंगे, यानी कि प्लस वी हमने लिख लिया, ठीक है, शायद से दिख रहा होगा आपको। बाद में हम ऐसे लूप हमारा जा रहा है, यानी लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन IA, ठीक है, ये रेजिस्टेंस में सेम है। तो रेजिस्टेंस में जब लूप का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन सेम होता है तब पोटेंशियल ड्रॉप आता है, ड्रॉप यानी माइनस साइन, तो ये माइनस साइन हमने लगा दिया। कितने का पोटेंशियल ड्रॉप आता है? IR का पोटेंशियल ड्रॉप आता है, यानी IA RA का पोटेंशियल ड्रॉप आ गया, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और साथ ही साथ ये जो ब्रशेस है उनके कुछ लॉस होंगे तो उनको ऐड करना पड़ेगा, तो प्लस लॉसेस, ब्रश लॉसेस, ठीक है, और इक्वल टू 0, ठीक है। बस अब इसमें से हम EB को सब्जेक्ट बना देंगे, सब्जेक्ट बना दिया तो EB वो साइड चला गया, बाकी यहाँ पे रह गए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये हमें याद रखना है। तो आई होप पूरा जो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग था अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एग्जाम में कैसे लिख के आना है, जो बातें बोर्ड पे लिखी है, जो अभी अभी हमने बताई कंस्ट्रक्शन में, सेम टू सेम वही चीज लिखेंगे और वर्किंग में भी वही चीज लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन में से आप लोग डाउनलोड कर लेना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।